सोचिए एक बड़े बैंक का ब्रांच मैनेजर एक फोन कॉल उठाता है। दूसरी तरफ है उसका एक सबसे बड़ा, सबसे कीमती ग्राहक। हम्म। ग्राहक एक बिल्कुल नई चमचमाती BMW के शोरूम में खड़ा है और उसे बस एक छोटी सी मदद चाहिए। लोन का ₹1.25 करोड़, अभी इसी वक्त डीलर के अकाउंट में। एक मामूली सी लगने वाली रिक्वेस्ट। हाँ, बिल्कुल मामूली सी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी एक फोन कॉल ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसने उस ₹1.25 करोड़ के लोन को बैंक के बही खाते से मतलब हमेशा के लिए मिटा दिया। और देखिए, ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है, ये भरोसे की है, दबाव की है और उन नियमों की है जिन्हें हम अक्सर बस एक रुकावट समझते हैं। सही बात है। ये दिखाती है कि कैसे किसी को खुश करने की एक छोटी सी कोशिश एक बहुत बड़ी वित्तीय तबाही का कारण बन सकती है। तो आज हम प्रोसीजरल नेग्लिजेंस के घातक परिणाम नाम के एक डॉक्यूमेंट से निकली एक केस स्टडी की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। ये कहानी एक बैंक, एक हाई प्रोफाइल ग्राहक और एक ऐसी चूक की है जो हमें बैंकिंग और शायद अपनी जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर उस दिन उस फोन कॉल पर ऐसा क्या हुआ। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये नहीं है कि एक लोन खराब हो गया, वो तो मतलब होता रहता है। हाँ, ये तो बैंकों में आम बात है। दिलचस्प ये है कि कैसे हुआ। ये मामला हमें बैंकिंग के एक मनोवैज्ञानिक सच को दिखाता है। कभी कभी बड़े ग्राहकों का रुतबा एक एक रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड जैसा बना देता है, जहां नियम भी ऐसे सुझाव लगने लगते हैं जिन्हें मोड़ा जा सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक्स बैंक की एक शाखा से। एक ग्राहक है जो HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है। वो एक BMW कार खरीदने के लिए 1.20 करोड़ रुपए का लोन अप्लाई करता है। हाँ, और HNI को आसान भाषा में समझे तो ये वो ग्राहक है जिसे कोई भी बैंक खोना नहीं चाहता। बिल्कुल। जिसका बैंक के साथ बहुत अच्छा, बहुत पुराना रिश्ता है। ऐसे ग्राहकों को अक्सर आप कह सकती हैं खास ट्रीटमेंट मिलता है। और यही ग्राहक शहर से बाहर एक कार डीलरशिप पर है और वहीं से ब्रांच मैनेजर को फोन करता है। वो कहता है कि उसे गाड़ी की डिलीवरी तुरंत लेनी है, इसलिए लोन का पैसा फौरन सीधे डीलर के अकाउंट में भेज दिया जाए। और यहीं से दबाव का खेल शुरू होता है। आप देखिए, ग्राहक जरूरी है, वो शहर से बाहर है, उसे तुरंत पैसे चाहिए। मैनेजर पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाने का भी एक तरह का दबाव है। लेकिन तभी कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। बैंक का एडवांसेस ऑफिसर जो लोन की प्रक्रिया देख रहा होता है, वो मैनेजर के पास आता है और कहता है, सर हम ये पैसा नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि ग्राहक ने अभी तक लोन के किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत ही नहीं किए हैं। ओहो, ये तो बैंकिंग की दुनिया का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। सबसे बड़ा। मतलब बिना दस्तखत के लोन एग्रीमेंट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, उसकी कोई कानूनी कीमत ही नहीं होती। लेकिन एक मिनट, क्या ये बहुत अजीब बात है? मतलब इतने बड़े और भरोसेमंद ग्राहक के लिए क्या बैंक थोड़ा लचीलापन नहीं दिखा सकता? आखिर बैंकिंग रिश्तों पर, भरोसे पर भी तो चलती है। और यहीं पर बैंकिंग का सबसे बड़ा द्वंद्व सामने आता है, भरोसा बनाम प्रक्रिया। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। हाँ। ब्रांच मैनेजर ने भी शायद यही सोचा होगा। उसने ग्राहक को फोन पर बताया कि कागज साइन नहीं हुए हैं। और दूसरी तरफ से ग्राहक ने भरोसा दिलाया होगा। एग्जैक्टली। ग्राहक ने कहा, अरे आप मुझे जानते हैं, मैं आपका इतना पुराना ग्राहक हूं, मैं शहर से बाहर हूं इसलिए आ नहीं सकता। मैं वादा करता हूं कल सुबह सबसे पहले ब्रांच आकर सारे कागज साइन कर दूंगा। और ये वो लम्हा है, वो पल, जहां इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और सबसे घातक गलती होती है। बिल्कुल। ब्रांच मैनेजर ग्राहक के रुतबे, उसके पुराने रिकॉर्ड और उसके जुबानी वादे पर भरोसा कर लेता है। मतलब उसने अपने ऑफिसर की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी कागजी कार्रवाई के ₹1.25 करोड़ सीधे कार डीलर को भेजने का आदेश दे देता है। मैनेजर ने यहाँ कोई नियम नहीं तोड़ा, उसने एक अपवाद यानी एक्सेप्शन बनाया। और बैंकिंग में सबसे बड़ा खतरा यही अपवाद होते हैं। अच्छा। प्रक्रियाएं और नियम उबाऊ लग सकते हैं, बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन वो बैंक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होते हैं। वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि जब चीजें गलत हों, जैसा कि इस केस में हुआ, तो बैंक की जमा पूंजी सुरक्षित रहे। उस मैनेजर ने एक फोन कॉल पर वो पूरा सुरक्षा कवच उतार कर फेंक दिया। तो मैनेजर ने फोन रख दिया होगा शायद ये सोचकर कि उसने एक बड़े ग्राहक को खुश कर दिया। डीलर को पैसे मिल गए, ग्राहक को गाड़ी मिल गई, सब कुछ सही लग रहा था उस पल के लिए। हाँ। उस पल के लिए। लेकिन कभी-कभी जो सही लगता है वो सबसे बड़ी गलती की शुरुआत होती है। और अगले 15 दिनों में जो हुआ, उसने इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। लोन डिसबर्स होने के लगभग 15 दिन बाद उस ग्राहक की कार्डियक अरेस्ट से अचानक मृत्यु हो जाती है।
ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और बैंक के रोजमर्रा के कामों की भागदौड़ में किसी को ये याद ही नहीं रहा कि उस 1.25 करोड़ के लोन के दस्तावेज अब भी अलमारी में बिना दस्तखत के पड़े हैं। और उससे भी बड़ी एक और चूक हो चुकी थी जो किसी के ध्यान में नहीं आई। वो क्या थी? गाड़ी पर बैंक का अधिकार, जिसे हम तकनीकी भाषा में हाइपोथिकेशन चार्ज कहते हैं, वो आरटीओ में रजिस्टर ही नहीं हुआ था। हाइपोथिकेशन चार्ज, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? ये इतना जरूरी क्यों है? जरूर। सोचिए, आरटीओ में हाइपोथिकेशन चार्ज दर्ज करवाना गाड़ी पर बैंक का एक अदृश्य ताला लगाने जैसा है। अदृश्य ताला? हाँ, गाड़ी आपके पास है, चाबी आपके पास है, आप उसे चला भी रहे हैं, लेकिन उस ताले की डिजिटल चाबी बैंक के पास होती है। बिना उस चाबी के आप गाड़ी के मालिक होकर भी उसके असली मालिक नहीं हैं। आप उसे बेच नहीं सकते? अच्छा, इस केस में बैंक ने गाड़ी तो दे दी, पर वो अदृश्य ताला लगाना ही भूल गया। इसका मतलब है कि गाड़ी के कागजों पर कहीं भी बैंक का नाम था ही नहीं। मतलब कानूनी तौर पर वो गाड़ी पूरी तरह से परिवार की थी। बिल्कुल, और यही हुआ। ग्राहक का परिवार उनके बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। ग्राहक की मृत्यु के बाद उनके बिजनेस में भारी घाटा सामने आया और वो बंद हो गया। अब बाजार की देनदारियों को चुकाने के लिए परिवार ने उस BMW कार को एक संपत्ति समझकर बेच दिया। उन्हें इस बात का मतलब अंदाजा तक नहीं था कि इस कार पर बैंक का कोई लोन भी है। और इसमें परिवार की भी क्या गलती थी? उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था, गाड़ी की आरसी पर बैंक का नाम नहीं था। उनके लिए तो वो गाड़ी एक साफ सुथरी संपत्ति थी। सही कहा। ये बैंक की तरफ से पोस्ट डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग, यानी पैसा देने के बाद की निगरानी की एक बहुत बहुत बड़ी विफलता थी। किसी ने ये चेक करने की जहमत ही नहीं उठाई कि जो प्रक्रियाएं बाद में पूरी होनी थी वो हुई या नहीं। तो जब कुछ महीनों तक बैंक को लोन की किश्तें नहीं मिली, तब जाकर उनकी नींद खुली। हाँ, उन्होंने पैसे की वसूली के लिए परिवार से संपर्क किया और तब ये पूरा मामला सामने आया। परिवार ने तो साफ कह दिया कि उन्हें इस लोन के बारे में कुछ नहीं पता। और कानूनी तौर पर उनका पक्ष मजबूत था। कैसे? क्योंकि बैंक के पास ये साबित करने के लिए एक भी साइन किया हुआ कागज नहीं था कि उन्होंने उस कार के लिए लोन दिया था। जुबानी वादे की अदालत में कोई कीमत नहीं होती। और फिर करीब 2 महीने बाद बैंक के अपने जासूस यानी उनकी इंटरनल ऑडिट टीम उस ब्रांच में पहुंचती है। हाँ, जिसे वो लोग RBIA या रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कहते हैं। इनका काम ही यही देखना होता है कि ब्रांच में सब कुछ नियम कानून से चल रहा है या नहीं। और उन्हें क्या मिला? उन्हें जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ऑडिट टीम ने जब इस लोन की फाइल खोली होगी तो उन्हें क्या मिला? सिर्फ खाली पन्ने। आप लगभग वैसा ही समझ लीजिए। सबसे पहले उन्होंने देखा कि लोन एग्रीमेंट और उससे जुड़े किसी भी जरूरी कागज पर ग्राहक के दस्तखत ही नहीं थे। बाप रे! ये पहला और सबसे बड़ा झटका था। मतलब कानूनी तौर पर कोई लोन एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। दूसरा, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी की कॉपी, जिस पर बैंक का हाइपोथिकेशन दर्ज होना चाहिए था, वो फाइल में थी ही नहीं। क्योंकि वो प्रक्रिया तो कभी की ही नहीं गई थी। सही बात है। और तीसरा, गाड़ी का ओरिजिनल इनवॉइस तक बैंक के पास नहीं था। कुछ भी नहीं था मतलब? कुछ भी नहीं। तो ये सब मिलाकर देखें तो ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ही धरी की धरी रह गई थी। सोर्स में इसके लिए घोर लापरवाही यानी ग्रॉस नेग्लिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये तो ऐसा है जैसे आपने घर खरीद लिया हो, लेकिन आपके पास न तो रजिस्ट्री के कागज है, न ही बेचने वाले का कोई साइन किया हुआ एग्रीमेंट। आपके पास सिर्फ एक याद है कि आपने पैसे दिए थे। बिल्कुल सही एनालॉजी है आपकी। और नतीजा ये हुआ कि बैंक को अपने 1.25 करोड़ रुपए का पूरा नुकसान उठाना पड़ा। वो एक भी रुपया वसूल नहीं कर पाए। सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से? हाँ, भले ही ब्रांच मैनेजर का इरादा ग्राहक की मदद करना रहा हो, लेकिन नतीजा बैंक के लिए एक वित्तीय आपदा थी। ये पूरी कहानी सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है। आखिर वो कौन सी एक चीज थी जो अगर सही से की जाती तो ये सब होने से बच सकता था? मतलब कहाँ से शुरू करें? देखिए, सवाल एक चीज का नहीं है बल्कि एक मानसिकता का है। और अगर हम उस मानसिकता से निकले सबक को एक एक करके देखें तो 4 बड़ी गलतियां साफ नजर आती हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, पहले दस्तावेज फिर पैसा, हमेशा। मुझे लगता है यही है। ग्राहक कितना भी बड़ा, पुराना या महत्वपूर्ण क्यों ना हो। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नियम नहीं, ये बैंकिंग का आधार है। जब तक कानूनी समझौता कागज पर नहीं उतरता और उस पर दस्तखत नहीं होते, तब तक कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। सही है। दूसरा सबक जुड़ा है उस अदृश्य ताले से,
संपत्ति पर बैंक का अधिकार दर्ज कराना अनिवार्य है। आरटीओ में बैंक का नाम दर्ज करवाना किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वही सुरक्षा कवच है। हाँ, ये बैंक का वो सुरक्षा कवच है जिसके बिना लोन एक असुरक्षित पर्सनल लोन जैसा बन जाता है। और तीसरा सबक शायद भरोसे को लेकर है। जुबानी वादों की कानून की दुनिया में कोई जगह नहीं है। इस मामले में मैनेजर ने एक जुबानी वादे पर ₹1.25 करोड़ दांव पर लगा दिए और हार गया। बिल्कुल, ये किसी पर अविश्वास करने के बारे में नहीं है, बल्कि अप्रत्याशित घटनाओं से संस्था को बचाने के बारे में है। कौन जानता था कि 15 दिन में ग्राहक की मृत्यु हो जाएगी? कोई नहीं। और चौथा और आखिरी सबक मैनेजमेंट और निगरानी से जुड़ा है। निगरानी बेहद जरूरी है। सीनियर अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैसा देने से पहले और बाद में दोनों समय नियमों का सख्ती से पालन हो। मतलब एक चेक और बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर इस बैंक में एक मजबूत पोस्ट डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होता तो शायद कुछ ही दिनों में यह पकड़ में आ जाता कि दस्तावेज साइन नहीं हुए हैं और आरटीओ में चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ है। तब शायद नुकसान को रोका जा सकता था। तो हमने देखा कि कैसे एक ₹1.25 करोड़ का लोन, एक जुबानी वादा, एक दुखद हादसा और प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करने की एक मानसिकता ने मिलकर बैंक के लिए एक बुरा सपना तैयार कर दिया। ये मामला ग्राहक सेवा और जोखिम प्रबंधन के बीच के उस महीन संतुलन को बहुत अच्छी तरह दिखाता है। हर बैंक अपने सबसे अच्छे ग्राहकों को खुश रखना चाहता है, उन्हें सबसे अच्छी सर्विस देना चाहता है, लेकिन एक बड़े ग्राहक को खुश रखने का दबाव कभी-कभी तर्क पर हावी हो जाता है और नियमों को ताक पर रखने के लिए उकसाता है। और जैसा कि इस मामले ने दिखाया, ये प्रक्रियाएं और नियम सिर्फ बैंक की सुरक्षा के लिए नहीं है। एक तरह से ये सभी की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, बैंक की भी और कभी-कभी जैसा इस मामले में हुआ, ग्राहक के परिवार की भी। बिल्कुल। अगर सब कुछ कागज पर होता तो परिवार को भी लोन के बारे में स्पष्ट जानकारी होती और वे शायद वो गाड़ी नहीं बेचते। बिल्कुल सही। प्रक्रियाएं पारदर्शिता लाती हैं और सभी पक्षों को ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों से बचाती हैं। वो एक सेफ्टी नेट की तरह है जो तब काम आता है जब सब कुछ गलत हो रहा हो। ये मामला हमें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। हम सब अपनी प्रोफेशनल या निजी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ों पर आते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो सिर्फ बैंकिंग तक सीमित नहीं है। हमें खुद से पूछना चाहिए, हम अपनी जिंदगी में किन मौकों पर सिर्फ भरोसे या जुबानी वादे पर निर्भर रह जाते हैं, जबकि वहां एक औपचारिक लिखित समझौते की जरूरत होती है। सही बात है। चाहे वो किसी दोस्त को पैसे उधार देना हो या कोई फ्रीलांस काम शुरू करना हो। लचीला होने और लापरवाह होने के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अनुभवों से ही मिलता है।